चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लासों में नेशनल लाइब्रेरी की बात किया। नेशनल लाइब्रेरी की बात किया। अब चूंकि क्लासेस तो चल रही है और हर क्लास के पहले शुरू में 2-4 मिनट हम लोग आपस में बात करते रहेंगे ताकि सारी चीजों से अवगत होते रहेंगे। मुख्य रूप से तो हमारा ध्यान है कि पढ़ाई के साथ साथ वैकेंसी की क्या स्थिति है, वैकेंसी में क्या हो रहा है, वैकेंसी आएगी तो लेट की परीक्षा होगी, तो लेट की परीक्षा की प्रश्न की क्या व्यवस्था होगी, रियल में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, बार बार हम कह रहे हैं और बार बार सरकार भी टाल रही है। तो ये आप एकदम अब निश्चित होके तैयारी करते रहिए कि वैकेंसी तो 100% स्पष्ट हो गई है कि आएगी और आने के साथ आपकी पढ़ाई भी शुरू हो गई हमारी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो हम जब पढ़ाई करवा रहे हैं तो इस पढ़ाई में हर एक टॉपिक का अभी डिस्क्रिप्टिव हम लोग तैयार कर रहे हैं, वर्णनात्मक मतलब डीपली इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम वही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। वैकेंसी आएगी तो आपको यदि लाइब्रेरी साइंस को पूरे तौर पे पढ़ा जाए तो कम से कम इसकी कोर्स को खत्म करने में 7-8 महीने लगेंगे, लेकिन उसी 7-8 महीने के कोर्स को मैं कोशिश करूंगा कि 1.5 से 2 महीने में जो मुख्य टॉपिक है उसको बताऊं। बाकी आपकी सिलेबस जब बिहार सरकार एकदम स्पष्ट रूप से पब्लिश करेगी तो सारी मेरी जो टॉपिक पढ़ाई हुई है वही टॉपिक सब रहेगा। एक आध टॉपिक इधर उधर होगी तो उसकी चर्चा हमारे पास उस समय पर्याप्त समय रहेगा, आपका सिलेबस लगभग खत्म हो ही रहेगी, तो उस टॉपिक को भी हम लोग बढ़िया से बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास बिहार सरकार जो 2008 में अंतिम बार बहाली हुई थी, अंतिम बार बहाली हुई थी, उसके लिए उस बहाल पुस्तकालय अध्यक्ष को बिहार सरकार क्षमता परीक्षा के आधार पे सक्षमता परीक्षा के आधार पे क्या कर रही है, उसको नियोजन से अस्थाई राजकीय कर्मचारी का दर्जा दे रही है और उसके लिए उनको सक्षमता परीक्षा क्या करना है, पास करना है। और अभी तक हमारे पास 1 से लेकर 4 तक सक्षमता परीक्षा पहला, सक्षमता परीक्षा दूसरा, सक्षमता परीक्षा तीसरा और सक्षमता परीक्षा चौथा, 4 सक्षमता परीक्षा में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए भी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया और उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष से जुड़ी हुई उसको सक्षम बनाने के लिए जो आयोग ने, जो बोर्ड ने क्वेश्चन सेट किया, उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से मैं सक्षमता परीक्षा में आई प्रश्न पत्र को बिहार के सक्षमता परीक्षा, इस बात को ध्यान रखना है कि अभी जितनी भी यूट्यूब चैनल है, खासकर हमारे तो बिहार के बहुत कम ही चैनल हैं, राजस्थान से, एमपी से कहीं से पढ़ा रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है उनको यह भी पता नहीं है। बिहार की सक्षमता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास अवेलेबल है और उस क्वेश्चन पेपर को मैं जो पहले से पढ़ाई किए हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है। और मैं क्वेश्चन पेपर को आपके जागरूकता के लिए 1-2 क्वेश्चन पेपर को शुरू में ही लाऊंगा ताकि आप देख पाए कि बिहार सरकार किस प्रकार के क्वेश्चन से पेपर सेट करती है। और यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत जो बोर्ड बिहार सक्षमता परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए ली है, उसी बोर्ड के अंतर्गत हमारी लेट की भी परीक्षा होने जा रही है, तो ऐसी संभावना जताई जा सकती है
कि हमारी जो क्वेश्चन का लेवल होगा, स्तर होगा, वो सक्षमता परीक्षा के प्रश्न पत्रों से मिलता जुलता होगा। हमें बहुत उससे एक आधार मिलेगा। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न पत्र से हमें एक आधार प्राप्त होगा और उसको यदि हम देखते हैं तो उस आधार पर, उस दिशा पर हम आगे बढ़ेंगे। आप कहिएगा कि सर हम पढ़े कुछ नहीं, क्वेश्चन पेपर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, बिना पढ़ाइए के और टीचरों के जैसा क्वेश्चन पेपर कराने लगेगा? तो नहीं बाबू, क्वेश्चन पेपर का हमें डिस्कस करने के, प्रश्न पत्र का सक्षमता परीक्षा के डिस्कस करने के पीछे उद्देश्य यह है कि मैं उस प्रश्न पत्रों को दिखाऊंगा एक बार और उस पर डिस्कस करेंगे और वहां से उस प्रश्न पत्रों से मैं ये छांट कर लाने की कोशिश करूंगा कि बिहार के अंतर्गत जो परीक्षा ली जा रही है, सक्षमता परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, वो किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा जोर देती है। हम लोग भी उस टॉपिक को बहुत जोर से पढ़ेंगे क्योंकि संभावना ऐसा बनता है कि परीक्षा में उससे क्वेश्चन ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि लेना तो उसी को है परीक्षा। तो रही बात ये हमारी क्या कि एक आधार की, और वो आधार हम कहां से लाएंगे? वो आधार हम बिहार सरकार की सक्षमता परीक्षा से लाएंगे। ठीक है, जो पहले से पुस्तकालय अध्यक्ष क्या है, नियुक्त है। अंतिम बार बहाली कब हुई है? 2008 में। और यही पुस्तकालय अध्यक्ष को राजकीय दर्जा देने के लिए आप देखे हैं कि ये लोग नियोजन में आए थे। ये लोग क्या आए थे? ये लोग जो आए थे ये नियोजन में आए थे। अब हम लोग नियोजित पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं होंगे। हम लोग की बहाली जो होगी वो बीपीएससी के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? बीपीएससी के माध्यम से। लेकिन अभी हमें ध्यान देना है लेट पे। लेट एक पात्रता परीक्षा है। लेट एक पात्रता परीक्षा है, तो बस इसे हमें पास करना है और पास करने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा और मैं पूरा मेहनत कराकर आपको इतना तो योग्य बना ही दूंगा कि लेट आपका किसी का नहीं रुकेगा। क्योंकि लेट में एक फिक्स टारगेट है आपके पास कि आप इतना परसेंट लाएंगे और आपके पास पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे। आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। आप योग्य हो जाइएगा। किसके लिए? आप योग्य हो जाइएगा बीपीएससी से जो बहाली आएगी। बीपीएससी से जो बहाली आएगी उसके लिए, अर्थात बीपीएससी से जो बहाली आएगी किसके लिए? पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए। उसके लिए योग्यता क्या होगी? लेट पास। लेट पास। तो सबसे पहले आपको लेट को पास करना है और इसके लिए क्या है? इसके लिए फिक्स है। इसके लिए फिक्स है कि आपको इतना परसेंट लाना है। जनरल के लिए फिक्स है जो परसेंट, आप गाइडलाइन देख लीजिएगा, उसमें BC2 है, उसके लिए फिक्स है कितना परसेंट? BC1 है, उसके लिए फिक्स है। SC के लिए फिक्स है, ST के लिए फिक्स है, फ्रीडम फाइटर का भी पोस्ट कुछ परसेंट है, PH का कुछ है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी बांटी गई है और यहां आपको केवल लेट इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने मार्क्स फिक्स कर दिया है कि इतना प्रतिशत लाना है उतना लाना है, एक सर्टिफिकेट ले जाना है। वो सर्टिफिकेट का आपके इस बीपीएससी की बहाली में सिर्फ और सिर्फ कितना योगदान होगा कि आप योग्य होगा इस बीपीएससी द्वारा जो लाइब्रेरियन की बहाली होगी उसके लिए। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको लेट क्वालिफाई कर जाना है। जिस दिन आप लेट क्वालिफाई हो गए उस दिन आप 50% भीड़ से निकल गए। 50% भीड़ से निकल गए। 50% भीड़ इसलिए कर रहे हैं कि इसमें 80% लोग तो सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। हम बहुत जगह भाईभा में बैठते हैं, उससे पूछते हैं कि बाबू कौन कोर्स कर रहा है? तब कि सर बिलिस लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं। अरे भैया, लाइब्रेरियन का कोर्स होता है कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स होता है? तो उनको यही पता नहीं कि हम कोर्स क्या कर रहे हैं, सीधे कहते हैं लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं। अब उनसे क्या आशा रखी जा सकती है कि वो लेट क्वालिफाई करेंगे? ठीक है, तो लेट भी वही क्वालिफाई करेंगे जो थोड़ा सजग होंगे। थोड़ा सजग होंगे वो लेट तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 50% भीड़ से आप निकल गए। आप 50% भीड़ से निकले
तो आपके पास असली लड़ाई कहां शुरू होती है? जब बीपीएससी आपकी बहाली लाएगी। जब आपकी बीपीएससी बहाली लाएगी, असली लड़ाई यहां है। और इसके लिए भाई जी तोड़ मेहनत करना है। आप सोचिएगा कि हम फ्री में भैया कोर्स कर लिए हैं, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, आधा लोग तो लाइब्रेरियन के कोर्स करके रखे हैं। तो लाइब्रेरियन का कोर्स जो किए हैं ना, उनकी तो यही कहानी खत्म, क्योंकि वो कोर्स लाइब्रेरियन का किए हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम कोर्स कौन किए हैं, तो इनकी तो कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो कोर्स कर रखे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट ले लिए और हम बहाल हो जाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि आपके पास सीटें कितना है? 5500, ठीक है। और अभ्यर्थी क्या है? अभ्यर्थी बहुत हैं, लार्ज मात्रा में, ठीक है, बहुत एकदम मास लेवल पे हैं। क्योंकि सब टकटक्की लगाए हुए हैं कि बस बहाली निकला, अगला एकदम बहाली के 2 महीना बाद हम लाइब्रेरियन बन गए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यहां कांटे की टक्कर होगी। और इसके लिए हमको अभी से ही जोर लगाकर तैयारी करना होगा, ठीक है, तैयारी करना होगा। क्योंकि लेट क्वालिफाई कर लेने मात्र से आपको क्या पद नहीं मिलने जा रही है, ठीक है। तो चलिए, हमने आपके अगले क्लास में एक चीज से परिचय कराएंगे, और वो क्या होगा? बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष की जो सक्षमता परीक्षा हुई है, एक सेकंड, बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष की जो सक्षमता परीक्षा हुई है, उससे हम क्या करेंगे? परिचय कराएंगे। उसके पहला सक्षमता परीक्षा का एक पेपर, उस पे एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और दूसरे पेपर को भी लेके कोशिश करेंगे कि उसी दिन लाए। मेरे पास 4-5 पेपर पड़ी हुई है, हालांकि 4 ही पेपर है मे बी, और क्योंकि अभी तक 4 सक्षमता परीक्षा हुई है और चारों का मेरे पास क्वेश्चन है, और मैं उस पर बार बार इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं सक्षमता परीक्षा पे, क्योंकि हमारी परीक्षा जो है, जो जिसको जिम्मेवारी दी गई है लेट के लिए, वो बिहार सरकार के अंतर्गत होने वाली है। और ज्यादा चांस है कि यहां जो उन्होंने सिलेबस रखा है सक्षमता परीक्षा में, वहां से उस टॉपिक पर वो बहुत बल देंगे। तो उस पर हम लोग नजर रखेंगे और उसी के आधार पे हम मुख्य टॉपिक पर जोर देकर पढ़ेंगे। बाकी हमारी जो सिलेबस रहेगी, उन सारी सिलेबस को हम परीक्षा के लिए तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम चलते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि इसके पहले नेशनल लाइब्रेरी को खत्म कर लिया। जो मेरी पिछला वीडियो देखे हैं वो इस चीज से रूबरू होंगे, नहीं देखे हैं तो चैनल पे, राजधानी कोचिंग सेंटर के चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको आप इसको देखिएगा कि ये क्या है, कैसे नेशनल लाइब्रेरी की पढ़ाई हुई है। आपसे वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे सहूलियत मिलेगा। मैंने स्पष्ट करके कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है उस पे बात किया है, ईयर पे बात किया है, विभिन्न चीजों पे बात किया है। पहले लाइब्रेरियन, पहले कौन लाइब्रेरी के, नेशनल लाइब्रेरी भी विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए नेशनल लाइब्रेरी बना। तो इस बात की ओर मैंने ध्यान दिलवाने की कोशिश किया है कि बहुत बार लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मैकफार्लैंड कब प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, बीएस केशवन कब पुस्तकालय अध्यक्ष, कल्पना चावला कब पुस्तकालय अध्यक्ष, सब तो प्रथमे है, कब मारना है, कौन प्रथम। तो इन सब चीजों को मैंने स्पष्ट करके पढ़ाते सबको, ये ध्यान सबको दिलाते हैं टॉपिक पे, लेकिन ये ध्यान नहीं दिलाते हैं कि कब किसको मारना है। तो परीक्षा में इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा रुक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कहीं इंपीरियल लाइब्रेरी की बात तो प्रथम का नहीं कर रहा है, कहीं नेशनल लाइब्रेरी का तो नहीं कर रहा है, कहीं महिला का, कहीं भारतीय का तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन आपको सब पुट रहेगा। तो ऑप्शन पर जाने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो नेशनल लाइब्रेरी को पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया था, इसलिए उसको मैंने स्पष्ट कर दिया। आज इस थंबनेल में आप देखे होंगे कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक आपके रोचक के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बात करने जा रहे हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बात करने जा रहे हैं। पुस्तकालय प्रबंधन। भैया पुस्तकालय प्रबंधन हो या कोई भी प्रबंधन हो, यदि किसी भी चीज को बेहतर ढंग से चलाना है तो अच्छा प्रबंधन करना है। और हमारी लाइब्रेरी का यदि प्रबंधन अच्छा नहीं हो तो सूचना को देना एकदम कष्टमय हो जाता है। लाइब्रेरी का पहला उद्देश्य होता है कि बेहतर ढंग से हम सही उपयोगकर्ता मतलब राइट यूजर को राइट टाइम पे राइट वे में राइट इंफॉर्मेशन दें। और ये राइट टाइम, राइट वे, राइट इंफॉर्मेशन राइट यूजर को कैसे देंगे, जब हमारा बेहतर मैनेजमेंट होगा। यदि मैनेजमेंट गलत होगा तो हम सही समय पे सही सूचना को सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारा लाइब्रेरी का उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, उद्देश्य विहीन हो जाएगा। इसी के लिए प्रबंधन के विचारधाराओं को समझने के लिए कई एक तरह के प्रबंधन व्यवस्था की गई, जिसमें हम लोगों को सबसे बेहतर प्रबंधन आज के डेट में जो है, प्रबंधन पूरी डिटेल से पढ़ाएं तो उसके 6-7 क्लासेस चल सकती है, लेकिन मैं उसी प्रबंधन का लाइब्रेरी में बात करूंगा जिससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछता है। तो हमारी जो प्रबंधन है वो साइंटिफिक, आज के दुनिया विज्ञान के दुनिया है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग। किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वैज्ञानिक प्रबंधन का, वैज्ञानिक प्रबंधन का बात करेंगे। चूंकि दुनिया साइंस पे अब चल रही है तो वैज्ञानिक प्रबंधन का बात करेंगे। अब विज्ञान के बिना चीजों को सोचेंगे कि चला ले तो हम फिर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान की दुनिया हो गई। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंधन के ऊपर हम लोग जोर देंगे, साइंटिफिक प्रबंधन के ऊपर हम लोग जोर देंगे। और जैसी साइंटिफिक प्रबंधन की बात आती है तो FW टेलर साहब का बात आ जाता है। FW टेलर साहब का बात आ जाता है, जो इसके जनक हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक FW टेलर को माना जाता है, जिनकी जन्म जो हुई 1850 में, 1850 से लेकर 1915 तक ये रहे। कहिएगा कि सर इनके जन्म मृत्यु से हमको क्या लेना देना, इतना थोड़ी इतिहास थोड़ी पढ़ने आए हैं। तो बहुत सारे परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय प्रश्न तो प्रीवियस ईयर का वहां से ही सेट करेगा, क्योंकि बिहार सरकार ज्यादा तो परीक्षा ली नहीं है, तो कुछ क्वेश्चनों का वहां से भी सेटर यूज करेंगे। तो मैचिंग वाली क्वेश्चन में क्या करता है कि विभिन्न विद्वानों के नाम दे देता है, एक तरफ उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख दे देती है और कहता है कि मैच करिए। तो आप लोग देखे रहिएगा ना, तो बड़ा इसको ये काम आएगा कि FW टेलर साहब 1850 में इस धरती पे आए और 1915 में इस धरती छोड़ के चले गए, और उसी बीच में हम लोगों को बड़ा कुछ दे के गए, जिसको आज पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना कष्टकारी है, लेकिन जब इसका उपयोग करते हैं तब बड़ा लाभदायक हो जाता है। ठीक है, तो इसी बीच उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने वाले कौन थे? FW टेलर। ठीक है, टेलर के साथ साथ इनके कई एक असिस्टेंट भी इसमें काम किया। तो कभी कभी असिस्टेंट का भी नाम पूछ देता है। तो एक था
कार्ल, एक था कार्ल जॉर्ज और हेनरी एल गांट, हेनरी एन गांट। तो टेलर के साथ साथ कार्ल जॉर्ज, हेनरी एल गांट, ये सब लोग क्या थे कि असिस्टेंट के रूप में, उनके अनुयायी के रूप में काम किया, जो वैज्ञानिक प्रबंधन को लाने में क्या हुए, उनका सहयोग किया, वैज्ञानिक प्रबंधन को लाने में सहयोग किया। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर साहब, ध्यान रखिएगा, मेरा काम है रॉफियल बताने का, रॉफ में बताते रहते हैं, आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठे रहिएगा, जब आप पढ़िएगा तो मुख्य चीजों को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको जब हम कंपटीशन का क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो यहां से बहुत काम आएगा आपको। जब टॉपिक लिखे रहेंगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत साइंटिफिक मैनेजमेंट हेडलाइन आपका होगा, उसमें एफडब्ल्यू टेलर उनके पहले क्या आ जाएंगे, जनक वैज्ञानिक प्रबंधन के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हमको पढ़ना है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के पहले प्रबंधन को हम यदि सही रूपों में देखें, प्रबंधन को सही रूपों में देखें, लाइब्रेरी प्रबंधन को सही रूपों में देखें, हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रबंधन को सही रूप में देखें, पुस्तकालय प्रबंधन को, तो हम इसके विचारधारा को तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला क्लासिकल, नया पेज लेते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट को देखें, प्रबंधन को देखें, तो पहला तीन भागों में, पहला क्लासिकल मैनेजमेंट, जिसको हम 1880 से 1920 के दौरान इस तरह की मैनेजमेंट पर काम होता था, अर्थात हमारी क्लासिकल मैनेजमेंट पे लाइब्रेरी की प्रबंधन होती थी। दूसरा नियो क्लासिकल, बस इसके आगे नियो जोड़ दीजिए, यही शब्द आएगा, नियो क्लासिकल मैनेजमेंट, ठीक है। और इसका समय जो था 1920 से लेकर 1950 तक, अर्थात नियो क्लासिकल के रूप में, क्लासिकल मतलब क्या होता है हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, शास्त्रीय, प्रबंधन मतलब, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, शास्त्रीय प्रबंधन, ठीक है। और नियो का मतलब होता है नया, अभी बताया, क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। शास्त्रीय प्रबंधन, हिंदी बड़ा टेढ़ा है, इसलिए लाइब्रेरी साइंस में थोड़ा इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे, कुछ वर्ड है, बाकी तो दोनों लैंग्वेज में हम आपको समझाते चलते हैं। तो नियो क्लासिकल 1920 से लेकर 1950, एंड तीसरा जिसको हम पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ा रहे हैं, जिस पर बोले कि आपके टॉपिक में सबसे ज्यादा इस पर जोर दी गई है, आपके कंपटीशन के एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आती है, जिसे हम मॉडर्न मैनेजमेंट, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी मॉडर्न मैनेजमेंट को जानते हैं। अर्थात हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, साइंस के दुनिया में जी रहे हैं, और मॉडर्न मैनेजमेंट इक्वल टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है, टेलर साहब का, स्पष्ट कर दिया मैंने, और टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्म दिया। लेकिन इसको पूर्ण रूप से यदि बेहतर तरीका से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि
ये मैनेजमेंट किस रूप में काम करता है, तो उसमें एक और व्यक्ति इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को विस्तृत रूप में कार्य को लेकर आया, जिसके आधार पे आज हमारी लाइब्रेरी या विभिन्न संस्थान, लाइब्रेरी ही नहीं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत भी, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत भी इसी मैनेजमेंट को अपने अंदर लाते हैं, जिसका विकास, जिसको लाने का काम किया लूथर, एक सेकेंड, जिसका लाने का काम किया लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक, उर्विक, बड़ा टेढ़ा नाम है, उर्विक, एल नहीं याद रहता है, उर्विक साहब याद रखेंगे। मेन नाम इसका लूथर गुलिक आता है। लूथर गुलिक एंड एल उर्विक ने मिलकर एक नाम दिया पोस्ट क्रॉप। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग, एक सेकेंड, लूथर गुलिक प्लस एल उर्विक, आप लोग को शॉर्ट में लिखा लूथर प्लस उर्विक, लूथर प्लस उर्विक, लूथर साहब और उर्विक साहब ने मिलकर एक पोस्ट क्रॉप नाम का 7 फलनों, 7 फलन, बड़ा हिंदी टेढ़ा होता है इसलिए हिंदी में नहीं बताते हैं, मतलब 7 फंक्शन के माध्यम से मैनेजमेंट को, प्रबंधन को समझाने की कोशिश किया, जहां से खूब क्वेश्चन पोस्ट क्रॉप से आती है। तो हम पोस्ट क्रॉप की क्लासेस अगले क्लास में बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे, क्योंकि पोस्ट क्रॉप में हम एक जानकारी देंगे, पी क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कैसे की जाती है, शॉर्ट के माध्यम से प्लानिंग। यहां से खूब क्वेश्चन पर आता है, S4 क्या, W4 क्या, O4 क्या, T4 क्या, शॉर्ट किसने दिया, प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, पोस्ट क्रॉप की पहली एलिमेंट है जो प्लानिंग शॉर्ट के आधार पर चलती है, तो शॉर्ट क्या है, शॉर्ट में देने वाले इन्वेंशन कर्ता का नाम क्या है, इसको पहचाना किसने, W4 क्या है, W की मीनिंग पूछती है, O4 क्या है, T4 क्या है, इन सब चीजों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, जहां विभिन्न परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन आता है बाबू, इसमें से खूब क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पर खूब चर्चा, विस्तृत रूप से हम पोस्ट क्रॉप को पढ़ाएंगे। आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूथर गुलिक साहब का पोस्ट क्रॉप, अर्थात लाइब्रेरी मैनेजमेंट को यदि बेहतर मैनेजमेंट करना है, बेहतर मैनेजमेंट देना है, आप बहाल भी होके जाइएगा, तो पोस्ट क्रॉप के आदि चीजों को फॉलो करते हैं, इसके 7 फंक्शन को फॉलो करते हैं, तो लाइब्रेरी के मैनेजमेंट को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बेहतर लाइब्रेरी मैनेजमेंट दे पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग भी तैयारी करते रहिए, देखते रहिए, खुद भी पढ़िएगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि मेरे से क्लास में भी इस चीजों को डिस्कस करिएगा कि सर ये कैसे क्या करिए, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ बच्चा टीचर से और बेहतर ढंग से पढ़ता है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए हम जो समझाएंगे वही समझिएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पढ़िए और डिस्कस करिएगा, तो हो सकता है कि कुछ चीजें मुझसे जो छूट रही होगी उस पर और विस्तृत तरीके से हम बताने की कोशिश करें। तो आप अगले क्लास में इसको खुद भी पढ़कर आइए, जहां से आपको सोर्सेस मिले, सोर्स से आप उस चीज को पढ़िए, और इसका हम विस्तृत आपको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आराम से सोइए, पढ़िए, मस्ती करिए, बहाली तो आपको आ रही है, एक पद आपके नाम हो,
बस उस नाम से सोइए, उस नाम से जगिए, पढ़िए, 1-1.5 महीना मेहनत करिएगा, बाकी टाइम आप सुकून की जिंदगी जिएगा। चलिए, धन्यवाद।